हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आपका स्वास्थ्य भी काफी अच्छा होगा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अरेंजिंग इन ऑर्डर टेस्ट का कॉन्सेप्ट देखा था और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने सॉल्व किए थे। और अब इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो करने जा रहे हैं अरेंजिंग इन ऑर्डर टेस्ट का, जो कि यूजीसी नेट के पेपर 1 में रीजनिंग पार्ट में आता है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर का ये सिलसिला। और मेरा नाम है सतीश कुमार और आप हैं आपके अपने चैनल कर प्रयास में। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं ये वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि 5 बुक्स आर केप्ट ऑन ईच अदर। 5 किताबें जो है एक के ऊपर एक के ऊपर करके रखा हुआ है। ई इज अबव ए, यानी अगर मान लो ए यहाँ है तो ई इसके ऊपर है, ये तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। सी इज बिलो बी, अगर बी का बात करें तो बी के नीचे सी है, चलिए भाई ये भी हो गया। इफ ए इज अबव बी एंड डी इज बिलो सी, यानी सी के नीचे डी है और बी के ऊपर ए है भाई। ठीक है, देन विच इज एट द टॉप। तो आप देखो कि पहला कंडीशन के अकॉर्डिंगली ए के ऊपर ई होना चाहिए, तो ए के ऊपर ई लगा दो, तो ये पूरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब टॉप में कौन सा बुक है, तो ई बुक है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ई, दैट इज ऑप्शन ए। क्लियर है। तो ये जो है अरेंजिंग इन ऑर्डर टेस्ट के क्वेश्चंस कुछ इस तरह के आते हैं। अभी और क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, है ना। डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि इन अ रो ऑफ गर्ल्स मालिनी इज 7th फ्रॉम वन एक्सट्रीम। सपोज मान लो कि ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना, लेफ्ट टू राइट यहाँ पर गर्ल्स बैठी हुई हैं। इसमें मालिनी जो है, सपोज मान लो मालिनी यहाँ पर है, ठीक है। अब इज 7th फ्रॉम वन एक्सट्रीम, तो सपोज मान लो इस एक्सट्रीम से, यानी इस कॉर्नर से अगर हम लोग बात करें बिल्कुल आखिरी छोर से, तो ये 7th नंबर पर आती है, मतलब यहाँ पर इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, 7th। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले 6 लोग बैठी होगी, तब तो यहाँ पर ये 7th नंबर में है। तो यहाँ से यहाँ तक कितने लोग बैठे हुए हैं, 6 पर्सन या 6 गर्ल्स आप कह लो। ठीक है, जब स्पेसिफाई कर ही दिया गया है तो फिर हम लोग भी ऐसे स्पेसिफाई करके ही चले, है ना। तो मान लो कि यहाँ पर, मान क्या लो, यहाँ पर 6 गर्ल्स बैठी हुई हैं, तब जाके 7th पोजीशन पे मालिनी है, जिसको हम लोगों ने एम से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, एंड 11th फ्रॉम द अदर, और अगर यहाँ से देखा जाए तो ये 11th पे बैठी हुई है, यानी इसका पोजीशन 11th है ना। यहाँ से चलें तो 7th है, और यहाँ से अगर देखें दूसरे एक्सट्रीमिटी से तो ये 11th पर है। इसका मतलब इसके इधर 10 गर्ल्स बैठी हुई है, तब तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन 11 में मालिनी है ना। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द रो, रो में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स क्या होगी। तो 6 गर्ल इधर हो गई, 6 गर्ल्स, 10 गर्ल्स इधर हो गई, और एक खुद मालिनी भी है ना। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा है ना, तो इसमें तो मालिनी भी आ जाएगी टोटल में। तो 10 और 6 कितना हो गया, 10 और 6 16, 16 और 1 कितना हो गया, 17। तो 10 प्लस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू हाउ मच, 17। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 17, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इन दिस केस। ठीक है, कुछ जगह पर आप इसको ऐसे भी देखोगे जो बनाया जाता है, उसमें क्या कि 7th पोजीशन पर यहाँ है तो 7 प्लस 11th पोजीशन पर यहाँ है तो 11, इन दोनों को आप ऐड कर दो और -1 कर दो। ठीक है, क्योंकि
7th पोजीशन 11th पोजीशन ये 2 बार काउंट हो गया है ना। 7th पोजीशन यानी 7, 11th पोजीशन मतलब 11, लेकिन ये 2 बार काउंट हो गया इसलिए 1 माइनस कर दो तो ये कितना हो जाएगा 11 7 18, 18 में से गया तो 17, तो भी आपको 17 आ जाएगा। तो चाहे कॉन्सेप्ट आप इस तरह से लगाओ जैसा हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया, या फिर आप कॉन्सेप्ट ऐसे लगा के चलो, आंसर तो यही आना है। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये क्या है कि 6 पर्सन्स आर प्लेइंग अ कार्ड गेम। कितने लोग हैं भाई, 6 लोग हैं, एक कार्ड गेम खेल रहे हैं। दे आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब एक सर्कल में ये लोग बैठे हुए हैं और ये लोग फेस कहाँ कर रहे हैं, सर्कल के सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। मान लो ये अपना सर्कल है ना, और लो ये तो पूरा ही चला गया। मान लो ये अपना सर्कल है और कंप्लीट कर लेते हैं, और ये सर्कल का सेंटर है, तो सब लोग का फेस किधर है, इस साइड है, सब लोग इस तरफ देख रहे हैं, है ना। अच्छी बात है। सुरेश इज फेसिंग रघुवीर, देखो क्या लिखा है, सुरेश इज फेसिंग रघुवीर, मतलब सुरेश और रघुवीर आमने सामने हैं। हु इज टू द लेफ्ट ऑफ अजय एंड टू द राइट ऑफ प्रमोद। ठीक है, रघुवीर का कंडीशन दिया हुआ है। तो सपोज मान लो कि यहाँ पर जो है वो सुरेश बैठा हुआ है, सपोज, ठीक है, सुरेश बैठा हुआ है, तो इसके ठीक अपोजिट में यहाँ पर बैठा होगा कौन, रघुवीर, रघुवीर बैठा होगा। तो अगर रघुवीर बैठा है तो ये रघुवीर का इस साइड में ये क्या कहलाएगा, राइट साइड कहलाएगा, और रघुवीर के रेस्पेक्ट में ये साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा, ठीक है। एंड रघुवीर इज टू द लेफ्ट ऑफ अजय, यानी रघुवीर जो है अजय के लेफ्ट में है। तो अगर अजय के लेफ्ट में है तो रघुवीर के राइट में अजय है, ठीक है। आपके लेफ्ट में अगर आपका छोटा भाई है तो आपके छोटे भाई के राइट में आप हो, ठीक है। तो उसी तरह से अजय के लेफ्ट में रघुवीर है, यानी रघुवीर के राइट में यहाँ पर कौन होगा, अजय होगा, ठीक है। एंड टू द राइट ऑफ प्रमोद, अगर प्रमोद के राइट में है रघुवीर, इसका मतलब रघुवीर के लेफ्ट में प्रमोद होगा। तो रघुवीर के लेफ्ट में आप बना दो, यहाँ पर कौन हो जाएगा, प्रमोद हो जाएगा। प्रमोद का ये राइट है, वही लिखा है टू द राइट ऑफ प्रमोद, टू द राइट ऑफ प्रमोद, तो प्रमोद के राइट में रघुवीर है। क्लियर। अब देखो अजय इज टू द लेफ्ट ऑफ धीरज, अजय जो है वो लेफ्ट ऑफ धीरज, धीरज के लेफ्ट में है, तो इसका मतलब धीरज को यहाँ बैठना चाहिए, है ना। अगर यहाँ पर धीरज बैठ जाए तो ये धीरज का राइट होगा और ये धीरज का लेफ्ट होगा, तो यहाँ पर कौन है, धीरज बैठा है। योगेंद्र इज टू द लेफ्ट ऑफ प्रमोद, अब प्रमोद के लेफ्ट में योगेंद्र है, तो प्रमोद का राइट तो ये है, प्रमोद का लेफ्ट ये है, इसका मतलब इसके लेफ्ट में, चलो यहाँ जो हम लोग बनाए थे यहीं पर हम लोग योगेंद्र को बैठा देते हैं। नाउ दिस इज योगेंद्र, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 6 लोगों को बैठा दिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। इफ धीरज एक्सचेंज, अब यहाँ तक पहला पार्ट क्वेश्चन का खत्म हो गया, ये पहला कंडीशन था, ठीक है। दिस वाज द कंडीशन नंबर 1। व्हाट अबाउट द सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन में हम लोग आते हैं, ठीक है। और सेकंड कंडीशन में आने के लिए एक बार फिर से हम लोग को सर्कल फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो पहले थोड़ा सा एक छोटा सा सर्कल बना लेते हैं हम लोग। तो ये बना लिया एक छोटा सा सर्कल, इसका हो गया सेंटर। अब देखो इफ धीरज एक्सचेंजेस हिज सीट विथ योगेंद्र, है ना, इसका मतलब धीरज और योगेंद्र में सीट एक्सचेंज हो रहा है। एंड प्रमोद विथ रघुबीर के साथ सीट चेंज हो रहा है, कौन, रघुबीर और प्रमोद, ये दोनों आपस में सीट चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर कौन बैठा रहेगा, सुरेश, दूसरा यहाँ था, तीसरा यहाँ था, चौथा यहाँ था, पांचवा यहाँ था, और छठा जो है वो यहाँ था। यहाँ धीरज था ना, तो धीरज देखो किससे चेंज किया है, हिज सीट विद योगेंद्र, इसका मतलब अब धीरज यहाँ आ गया,
ठीक है, योगेंद्र वाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, योगेंद्र यहाँ आ गया जी। प्रमोद विथ रघुबीर, प्रमोद यहाँ है, रघुबीर यहाँ है, यानी रघुबीर यहाँ चला जाएगा, प्रमोद यहाँ आ जाएगा, और अजय अपने जगह पर ही है, और सुरेश अपने जगह पर ही है। देन हु विल बी सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ धीरज। अब बताओ कि धीरज के लेफ्ट पे कौन बैठा है? तो धीरज बाबू यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अब देखो धीरज बाबू का राइट कौन साइड है? ये धीरज बाबू का राइट हो गया, और ये धीरज बाबू का लेफ्ट हो गया। तो धीरज के लेफ्ट में कौन बैठा है भाई? सुरेश बैठा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुरेश। क्लियर? तो ये क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा कि जो कंडीशन दिया था वो कंडीशन आप बना लो, उसके बाद कुछ चेंजेस अगर है तो चेंजेस कर लो, एंड देन आप काफी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। यानी जो मुश्किल है या जो समय लगना है वो सिर्फ इसके सिटिंग पोजीशन को बैठाने में लगना है, अदरवाइज इसमें कोई भी डिले नहीं है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और 4 में क्या है? 6 families A, B, C, D, E and F, ये 6 फैमिली हैं, आर लिविंग इन हाउसेस इन अ रो। ठीक है, B has D and F has B has D and F as neighbors। देखो एक रो में ये 6 फैमिली हैं, मतलब 6 फैमिली का घर है, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। और B हैज D एंड F एज नेबर। अब मान लो कि ये B को यहाँ रखें तो D इसका पड़ोसी होगा और F इसका पड़ोसी हो जाएगा, कुछ ऐसा। E हैज A एंड C एज नेबर। अब E का अगर बात करें तो E का पड़ोसी A हो जाएगा और E का पड़ोसी C हो जाएगा, कुछ ऐसा। ये भी तो हो सकता है ना कि E का पड़ोसी, सॉरी मिस्टेक हो गया, ये भी तो हो सकता है ना कि जो E है इसका जो पड़ोसी है, ठीक है, इसका जो पड़ोसी है ई का, वो यहाँ ए हो सकता है, यहाँ सी हो सकता है। उसी तरह से जो बी का पड़ोसी है वो यहाँ डी हो सकता है, यहाँ एफ हो सकता है। ठीक, ए डज नॉट लिव नेक्स्ट टू आइदर एफ और डी, यानी ए जो है, नेक्स्ट कंडीशन का अगर बात करें तो ए जो है डज नॉट लिव नेक्स्ट टू एफ, यानी एफ के बाद ये नहीं रहता है, एफ के बाद ये नहीं रहता है, या फिर डी के बाद ये नहीं रहता है। क्लियर? ओके, इफ सी डज नॉट लिव नेक्स्ट टू डी, अगर डी के जस्ट बाद सी नहीं रहता है ना, डी के जस्ट बाद सी नहीं रहेगा, हु आर एफ्स नेक्स्ट डोर नेबर, तो एफ का नेक्स्ट डोर नेबर कौन है ना। तो देखो हम लोगों के पास ए बी सी डी ई एफ ये तो आ चुका है सारा। अब देखो एफ और ए एक साथ नहीं है, इसका मतलब एफ और ए को एज सच लिख नहीं सकते, मतलब हम लोग एफ बी डी और यहाँ पर सी ई ए ये केस नहीं बना सकते। उसी तरह से एफ बी डी और सी ई ए ये केस भी नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि डी और सी एक साथ में नहीं है भाई। अच्छी बात है। अब क्या करें? डी और ए भी एक साथ नहीं है, मतलब हमारा एफ बी डी ए ई सी ये जो केस था, है ना, ये भी नहीं बनने जा रहा है। तो एफ और ए एक साथ नहीं है, लेकिन क्या एफ और सी एक साथ रह सकता है? तो बिल्कुल रह सकता है। देखो एफ और ए एक साथ नहीं रह सकता यहाँ पर, लेकिन एफ और सी का तो कोई कंडीशन नहीं दिया है, तो क्या हम लोग डी बी एफ और सी ई ए कर दें? तो डी बी एफ कर दें तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा हम लोग का, और सी ई ए कर दें तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, और सी और एफ एक साथ नहीं है, तो सी और एफ एक साथ नहीं है, एफ और ए एक साथ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, डी और ए, देखो यहाँ एफ और ए का जो कंडीशन दिया है वो क्या दिया है? ए डज नॉट लिव नेक्स्ट टू आइदर एफ और डी, नेक्स्ट मतलब तुरंत बाद, ऐसा सच नहीं रहता, तो ये नहीं रह रहा है। डी और ए का भी कंडीशन ऐसा सच नहीं बन रहा है, और डी और सी का भी कंडीशन नहीं बन रहा है। इसका मतलब
यही है। तो हु आर एफ्स नेक्स्ट डोर नेबर, एफ का नेक्स्ट डोर नेबर कौन है? सी है। और नेक्स्ट डोर नेबर मतलब ये भी हो सकता है, तो यानी बी एंड सी। ठीक है, तो बी या सी जो है ये नेक्स्ट डोर नेबर इसका हो गया यहाँ पर, यानी करेक्ट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? ओनली बी एंड सी। क्लियर? सो डी विल बी द राइट आंसर इन दिस केस। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेटेड वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए और आप उसे बिना समय गंवाए देख सकें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके और वो भी ढेर सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकें। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग इन अ सर्कल। चलिए, अगर ये लोग एक सर्कल में बैठे हैं तो हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, एक अच्छा सा सर्कल बना लिया हम लोगों ने। ए इज टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब ए जो है वो लेफ्ट ऑफ सी है, तो मान लो कि हमने ए को यहाँ बना दिया। जब भी सर्कल रिलेटेड एज सच रहे तो और कुछ वैसा मेंशन नहीं किया हुआ है, तो आप डिफॉल्ट ये मान के चलो कि जितने लोग भी इस सर्कल में बैठे हैं सब सेंटर की तरफ ही देख रहे हैं, है ना? तो इसलिए एरो सेंटर की तरफ अपना चला जाएगा। अब मान लेते हैं कि ए यहाँ पर है, तो ए इज लेफ्ट, ए इज टू द लेफ्ट ऑफ सी, यानी सी के लेफ्ट में, यानी ए का राइट में सी बैठा है, तो मान लो यहाँ पर सी बैठ गया। ठीक है, फर्स्ट बार में ही हो सकता है डायग्राम हमारा सही ना हो, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ वहाँ एडजस्ट करना पड़ गया तो फिर एक फ्रेश डायग्राम बना लेंगे, है ना? तो इसलिए दिक्कत नहीं है, जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा हम लोग बनाते हुए चलते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे। ठीक है, बी इज बिटवीन डी एंड ई। अब बी जो है डी और ई के बीच में बैठा है, तो अभी इसको रुक जाते हैं, आगे देखते हैं। एंड एफ इज बिटवीन डी एंड सी। अच्छा, एफ जो है, देखो बी इज बिटवीन डी एंड ई, इसका मतलब अगर बी यहाँ है तो डी और ई के बीच में ये बी बैठा होगा, ये या फिर ये। इसके बाद जो दूसरा केस बन रहा है वो क्या है? एफ इज बिटवीन डी एंड सी, यानी डी और सी के बीच में एफ होगा, या तो ऐसा, या तो डी और सी के बीच में एफ होगा, या तो ऐसा। ठीक है, अच्छी बात है। हु इज टू द लेफ्ट ऑफ बी। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन पूछ लिया इसने और ये सारे कंडीशंस दे दिए। अब इस कंडीशन को यहाँ पर हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं। तो पहले वाले में ये फर्स्ट था, ये सेकंड कंडीशन है। अभी फर्स्ट वाले कंडीशन में सी का तो कोई अता पता नहीं है, लेकिन सेकंड में सी का अता पता है कि सी एफ डी या सी एफ डी, कुछ ऐसा होने वाला है। यानी एफ जो है वो बीच में रहने वाला है सी और डी के। तो मान लो कि हम लोग यहाँ पर एफ को बैठा दें और यहाँ पर डी को बैठा दें। ठीक है, क्यों? क्योंकि सी के लेफ्ट में तो ए बैठा हुआ है कि नहीं? तो डी इसके बीच में है नहीं, ऐसा कुछ लिखा भी नहीं है। तो अगर ये बैठ जाता है, ये अरेंज हो जाता है, तब क्या होगा? बी इज बिटवीन डी एंड ई, यहाँ पर यही है। तो अब डी और ई के बीच में अपना कौन बैठ गया भाई? बी बैठ गया। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। ए और ई का ऐसा कोई रिलेशन तो दिया नहीं है, तो ए और ई बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। देन हु इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में कौन है? तो देखो बी जो है वो ये रहा, तो अगर बी इस तरफ देख रहा है तो बी का राइट ये होगा और बी के लिए लेफ्ट ये हो जाएगा। तो इसके लेफ्ट में कौन है? तो इसके लेफ्ट में डी बैठा हुआ है। ठीक है, क्लियर? तो डी कहाँ है? ये रहा डी। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है, उम्मीद है समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा है कि 5 बॉयज वेयर सिटिंग इन अ सर्कल। चलो, 5 बच्चे जो हैं एक सर्कल में बैठे हुए हैं, तो पहले एक सर्कल बना लेते हैं, इसका सेंटर बना देते हैं। फेसिंग टू द सेंटर, सब लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं। सालगुना वॉज टू द लेफ्ट ऑफ रमन।
अब सालगुना जो है वो आपके लेफ्ट ऑफ रमन, रमन के लेफ्ट में है। अच्छा भाई, अरुल वाज टू द राइट ऑफ अमित, अच्छी बात है, बट बिटवीन अमित एंड नरेंद्र। अच्छा, हु वाज टू द राइट ऑफ सालगुना। तो मान लो हम लोग लेके चलें कि यहां पर अपना सालगुना है, सालगुना, एंड सालगुना वाज टू द लेफ्ट ऑफ रमन, इसका मतलब रमन यहां बैठा है, ठीक है। रमन का ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट साइड ये हो गया और राइट साइड ये हो गया, है ना। तो लेफ्ट में सालगुना बैठ गया। चलो भाई, ये कंडीशन हो गया। अरुल वॉज टू द राइट ऑफ अमित, अरुल जो है अमित के राइट में है, लेकिन बट बिटवीन अमित एंड नरेंद्र, यानी अमित और नरेंद्र के बीच में अरुल है। देखो, अमित और नरेंद्र के बीच में अरुल है, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये भी है कि अरुल वॉज टू द राइट ऑफ अमित, ये जो अरुल है ये अमित के राइट में है, तो अमित का राइट यही है। अब इसको सर्कल में लगाते हैं, ठीक है। सालगुना और रमन का कुछ भी नहीं है ना, इसका रिलेशन नहीं है। चलो, इसका मतलब ये दोनों बिल्कुल अलग ही हो गया और ये तीनों का एक केस ले लिया है इसने। तो हम लोग पहले अरुल को बैठा दें, क्योंकि अरुल बीच में आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। तो मान लो अरुल को हम लोग यहाँ बैठा देते हैं, दिस इज अरुल। तो अरुल मतलब अमित के राइट साइड में अरुल है, यानी अरुल के लेफ्ट साइड में अमित बैठा होगा। तो अरुल का ये लेफ्ट साइड है, तो यहाँ पर बैठा दो अमित को और यहाँ बैठा दो आप नरेंद्र को। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। अरुल के लेफ्ट में अमित है, अरुल के राइट में नरेंद्र है, नरेंद्र अमित के बीच में अरुल है। हु वाज टू द राइट ऑफ सालगुना, सालगुना के राइट में कौन है? हु वाज टू द राइट ऑफ सालगुना, सालगुना तो यही है, इसके राइट में रमन है। ये तो कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, देखो है कि नहीं। ये मतलब इतने लंबे चौड़े इसने दे रखे हैं और लास्ट में यही पूछ रहा है हु वाज टू द राइट ऑफ सालगुना। अगर यही आप देख लो तो ये तो यहाँ भी कंप्लीट हो जाता, लेकिन खैर कोई नहीं। अ, तो कौन है इसके राइट में? रमन है, रमन का ऑप्शन कहाँ दिया है? डी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हुआ, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो स्टूडेंट्स तो जरूर कमेंट करके पूछिएगा। हम लोग 7th नंबर क्वेश्चन में आ गए। इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन, Srilekha is ninth from left and Birla is 13th from the right. They exchange their position and then Srilekha becomes 17th from the left. Find the new position of Birla. चलिए, मान लीजिए ये एक रो है जिसमें बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। Srilekha is ninth from left. Now this one is left and this one is right. तो लेफ्ट से अगर देखा जाए तो नाइन्थ में कौन है? श्रीलेखा है, श्रीलेखा है नाइन्थ पोजीशन पर। एंड बिरला इज 13th फ्रॉम द राइट। अगर राइट से देखा जाए, मतलब यहां से यहां काउंटिंग किया जाए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा करते करते, तो 13th पर आता है कौन? बिरला। अच्छी बात है, तो मान लो यहां बिरला को बैठा देते हैं, ये 9th में, ये 17th में। अब क्या है कि दे एक्सचेंज देयर पोजीशन। अब श्रीलेखा जो है वो यहाँ आ जाती है और बिरला जो है वो यहाँ आ जाता है। देन श्रीलेखा बिकम्स 17th फ्रॉम लेफ्ट। अच्छा जी, अब देखो अब क्या है
कि अब यहाँ पर आ गई श्रीलेखा और अब यहाँ पर आ गया कौन? बिरला। ठीक है? तो लेफ्ट से जब देख रहे हैं, फ्रॉम लेफ्ट जब आए, तो श्रीलेखा का पोजीशन क्या हो गया? श्रीलेखा का पोजीशन 17th हो जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट। फाइंड द न्यू पोजीशन ऑफ बिरला। तो बिरला का न्यू पोजीशन क्या होगा? 18th, 27th, 21st या नन ऑफ दिस? यहाँ पर मेंशन नहीं किया है कि हम लोग इसको राइट से देखें या लेफ्ट से देखें, इसीलिए क्योंकि श्रीलेखा को अगर लेफ्ट से देखें और यहाँ लेफ्ट का ही पोजीशन दिया है, तो बिरला को जब राइट से देखे थे तो इसका राइट से ही पोजीशन अपने को बताना पड़ेगा। ठीक है? अब देखो कि ये पहले 9th नंबर में थी श्रीलेखा, अब जगह शिफ्ट करने के कारण इसका पोजीशन 17th हो गया। मतलब मतलब क्या? ये पोजीशन तो राइट से 17th में था। इसका मतलब यहाँ 16 बच्चे बैठे हुए थे, 16 पीपल्स वर देयर, है ना? और यहाँ से यहाँ 9 मतलब 8 लोग बैठे थे, 9वां नंबर में थी। ठीक है? अब जब ये यहाँ से इसके पोजीशन में चली गई, तब ये 17th हो जाती है। मतलब 9th से शिफ्ट की ना, तो 9th से अगर शिफ्ट की, तो देखो मान लो ये इसका 9th था, है ना? और ये शिफ्ट होकर के कहाँ पहुंच गई? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। अब ये हो गया क्या? 17। तो 9th पोजीशन में तो ये थी, है ना? पहले श्रीलेखा यहाँ थी, अब श्रीलेखा यहाँ आ गई। ठीक है? यहाँ से ये यहाँ चली गई। तो जो 9th में थी वो 17th हो गई, तो इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 7 लोग यहाँ बैठे हैं, है ना? 7 चिल्ड्रन बैठे हुए हैं, है ना? तो ये भी तो यहाँ से घसक के, यानी बिरला भी तो यहाँ से घसक के यहाँ आ गई या आ गया, है ना? तो अब बिरला अगर श्रीलेखा के पोजीशन में आ गया, यानी बिरला पहले 17th में था और अब ये घसक के अगर 9th में आ जाता है, तो बाकी जितने बैठे हैं वो तो बैठे ही हुए हैं ना, उन्होंने तो अपना पोजीशन चेंज नहीं किया। तो बिरला को अगर देखा जाए तो बिरला 17th में था भाई। बिरला फ्रॉम राइट ये 17th में था। तो 17 के बाद 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, यानी 25th पोजीशन पर इसको आ जाना चाहिए। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर ये कुछ वैसा दिया नहीं है। जरा फिर से देखें, 1 मिनट। श्रीलेखा इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट, 9th फ्रॉम द लेफ्ट, ये हमने सही किया। एंड बिरला इज 13th फ्रॉम द राइट, इज 13th। ओहो, ये 17th नहीं है, आई एम रियली वेरी सॉरी, सॉरी, दिस इज 13th। ये कितना है? देखो हम लोगों ने 17th लिख दिया था, है ना? ये हम लोगों की गलती हो गई। ये क्या है? 13th पोजीशन है स्टूडेंट, है ना? दिस इज 13th पोजीशन है। तो अब जब श्रीलेखा का न्यू पोजीशन आता है, तो जहां बिरला बैठा हुआ था वहीं पर जाकर श्रीलेखा बैठी, लेकिन फ्रॉम लेफ्ट से वो 17th पोजीशन में गई। तो ये 9th में थी और 9th से 17th हुई, तो इसके बाद बीच में कितने बच्चे हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8वां में पहुंची है ये। ठीक है? 8वां पोजीशन में पहुंच गई। अब बिरला जो है वो 17th नहीं है, ये कितने में है? इसको यहाँ काट देते हैं। ठीक है? ये कितने हैं? रुक जाओ, काटने से अच्छा है इसको हम लोग मिटा देते हैं। भाई रबर भी तो है हमारे पास, है कि नहीं? बस यही है कि थोड़ा सा निकालने में समय लग जाता है। तो ये 13th में बैठा है भाई। अब 13th में जब बैठा है, जब ये यहाँ से यहाँ आई, तो बिरला भी तो यहाँ से वहाँ गया। बिरला इसके 9th पोजीशन में जाके बैठ गया, है ना? फ्रॉम राइट। तो बाकी लोग जो बैठे हैं वो तो अपनी ही जगह पर हैं। तो 13 से क्या हुआ? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। इसका मतलब अब इसका पोजीशन कितना हो गया? 21st हो गया फ्रॉम
राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो देखो 21st यहाँ दिया हुआ भी है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया 21st। अगर ये चीज कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तब तो बहुत अच्छा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप बना लोगे। अदरवाइज कुछ ये भी दिया होता है, देखो कैसे बताया जाता है इस चीज को कि श्रीलेखा जब 9th पोजीशन या 9th पोजीशन पे थी और फिर 9th से 17th हो गई, ये लेफ्ट से ही बात हो रहा है ना, यानी 17 माइनस 9 कर लो, कितना पोजीशन चेंज हुआ, 9 1 10 7 17 मतलब 8, यानी 8 पोजीशन चेंज हुआ। अब ये 13th में था बिरला, तो 13 से जब ये फ्रॉम राइट जब ये यहाँ चला, तो ये भी तो 8 पोजीशन चेंज करेगा ना, है ना, जितना पोजीशन ये चेंज करी उतना ही पोजीशन ये चेंज किया, तो ये कितना हो जाएगा 8 3 11 1 1 2 यानी 21st। ठीक है, तो आप चाहो तो इस कॉन्सेप्ट के साथ भी बना सकते हो, आप चाहो तो इस कॉन्सेप्ट के साथ भी बना सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर चीजों को पिक्चराइज कर पाओ तो वो ज्यादा बेटर है। तो करेक्ट आंसर इज 21st, दैट इज सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। पिक्चराइज करने का मतलब ये होता है कि आपने अगर मान लो, जैसे पिछले क्वेश्चन में आते हैं 2 मिनट, तो आपने अगर मान लो इस चीज को रट लिया कि अच्छा ना 9th से ये इतना में गई 17th में, चलो इतना से इतना माइनस कर देंगे और फिर उतना को इतना में प्लस कर देंगे, हल्का सा अगर क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया ना, तो आपका ये कॉन्सेप्ट वहां गलत हो जाएगा। लेकिन अगर ये फॉर्म आपने समझा है कि कहानी कहाँ से कहाँ हो रहा है, ठीक है, तो हल्का सा भी क्वेश्चन यहाँ से वहां ट्विस्ट कर देगा तो भी कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में क्या है कि इन अ रो ऑफ बॉयज, ओके बॉयज का रो है, सुभाष इज 14th फ्रॉम द लेफ्ट। चलिए, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत मजेदार होते हैं, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट को आप समझ लो, बस यही चीज है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करो वो सब कम है। एग्जाम में किस तरह से ट्विस्ट करके क्वेश्चन देगा उस वो कोई नहीं जानता, है ना, लेकिन हाँ अगर बेस आप समझ पा रहे हो, उसको पिक्चराइज करना आप समझ पा रहे हो, तो क्वेश्चन में ट्विस्ट कैसा भी कर ले आप उसको सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो इन अ रो ऑफ बॉयज सुभाष इज 14th फ्रॉम द लेफ्ट, तो आप देख लो ये लेफ्ट है और ये अपना राइट है, तो लेफ्ट से 14th पोजीशन मान लेते हैं यहाँ है, दिस इज 14th पोजीशन, तो यहां पर कौन बैठा है भाई, सुभाष बैठा है। चलो, नाउ ही चेंजेस हिज पोजीशन इन सच अ वे दैट 3 more बॉयज फ्रॉम हिज राइट एंड ही बिकम्स 11th फ्रॉम हिज लेफ्ट। अब ये अपना पोजीशन कुछ ऐसा चेंज करता है दैट 3 more बॉयज फ्रॉम हिज राइट, यानी इसका राइट तो ये है, तो 3 और बॉयज जो है उसके राइट से, दैट 3 more बॉयज फ्रॉम हिज राइट एंड ही बिकम्स 11th फ्रॉम हिज लेफ्ट, वो क्या बन जाता है 11th फ्रॉम हिज लेफ्ट। सुभाष का लेफ्ट ये है, तो क्या ये 3 पोजीशन इधर शिफ्ट किया, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो, इस रो में टोटल कितने बॉयज हैं, देखो अब बात क्या है कि ही चेंजेस हिज पोजीशन इन सच अ वे, इस तरह से अपने पोजीशन को चेंज करता है दैट 3 more बॉयज फ्रॉम हिज राइट एंड ही बिकम्स 11th फ्रॉम हिज लेफ्ट। तो मान लो यहाँ से अगर ये 13 करें, ये 12th पोजीशन करें, ये 11th पोजीशन करें, ये 10th पोजीशन करें, तो अपने लेफ्ट से, यानी सुभाष का लेफ्ट ये है, तो सुभाष के लेफ्ट में ये 11th फ्रॉम हिज लेफ्ट, अब इसके लेफ्ट से, है ना, देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा
लैंग्वेज समझने में ये है ना? लेकिन अगर इसको ऐसा समझें कि now he changes his position in such a way that three more boys from his right ऐसा अपना पोजीशन चेंज करता है कि इसके राइट में और 3 लड़के हैं, है ना? मान लो कि ये हम लोग अभी हटा देते हैं, ठीक है? और मान लो पोजीशन चेंज होने के बाद ये जो सुभाष है, ये फ्रॉम लेफ्ट कहाँ आ जाता है? 11 नंबर पर आ जाता है और अभी भी इसके राइट में 3 बच्चे हैं। मतलब ये पोजीशन आप छोड़ दो, लास्ट स्टूडेंट यही है, ठीक है? इसके राइट में अब सुभाष यहाँ है 11th पोजीशन पर और इसके राइट में अभी भी 3 बच्चे हैं, ठीक है? एंड ही बिकम्स 11th फ्रॉम हिज लेफ्ट। इसके लेफ्ट से ये कितने नंबर पर आ गया? 11 नंबर पर ये आ गया। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो? तो 11th पर ये आ गया और ये 12, 13 और 14 यानी टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 14 इन द रो। क्लियर है? थोड़ा सा यहाँ पर जो ये लिखा हुआ था ना, 3 more boys from his right, ये थोड़ा सा अलग सा लग रहा था, है ना? एंड ही बिकम 11th फ्रॉम हिज लेफ्ट, ठीक है? तो बस इसे ही समझना, अगर ये समझ में आ गया तो ये जो है वो बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ए इज टॉलर देन बी। तो जब हम लोगों ने स्टूडेंट्स इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, वहां आप याद करो कि हम लोगों ने कहा क्या था कि टॉलर दिखलाने के लिए जो साइन हम लोग यूज करते हैं वो ग्रेटर देन का यूज करते हैं, ठीक है? कुछ ऐसा। तो ये चीज को हम लोग यहाँ पर फॉलो करेंगे, ठीक है? तो ए इज टॉलर देन बी यानी पहला कंडीशन क्या है? ए इज टॉलर देन बी एंड सी इज टॉलर देन डी। सी इज टॉलर देन डी। इफ डी इज टॉलर देन बी, अगर डी जो है वो बी से टॉलर है ना? हु इज द टॉलेस्ट? अब देखो सारा कहानी यही छुपा हुआ है। डी बी से टॉलर है और बी जो है वो ए जो है वो बी से टॉलर है, यानी डी इज टॉलर देन बी एंड सी इज टॉलर देन डी। यानी डी बी से टॉलर तो है लेकिन सी से छोटा है, यानी सी जो है वो ज्यादा लंबा हो गया, है ना? तो सी इज टॉलर देन डी एंड ए इज टॉलर देन बी। ए जो है वो बी से टॉलर है, ठीक है? लेकिन डी जो है वो बी से टॉलर है, ऐसा भी लिखा है, ठीक है? तो ए और डी में क्या होगा भाई? मतलब ए इज टॉलर देन बी ये भी है और डी इज टॉलर देन बी ये भी है, यानी बी तो सबसे छोटा हो गया, ये तो कंफर्म है। लेकिन सी इज टॉलर देन ए, सी इज टॉलर देन डी। सी जो है वो डी से टॉलर है, पर सी और ए के बीच का क्या रिलेशन है वो हम लोग को पता नहीं है। अब ए और सी के बीच का कोई रिलेशन ही नहीं पता है तो ए और सी को हम लोग कहाँ पर लगाएंगे? समझ में आ रहा है? देखो बी तो हो गया सबसे छोटा, इसमें तो कोई दो मत नहीं है, लेकिन हम लोग को टॉलेस्ट पूछा है, ठीक है? टॉलेस्ट क्या होगा ये पूछा है। अब ये भी समझ में आ गया कि बी जो है वो ए से भी छोटा है और बी जो है वो डी से भी छोटा है, मतलब ए इज बी से बड़ा और डी इज बी से बड़ा। लेकिन ए और डी आपस में कैसे रिलेट कर रहा है ये हम लोग को नहीं पता। दूसरा बात, इस क्वेश्चन में ये भी नहीं दिया है कि ए और सी आपस में कैसे रिलेट कर रहा है, क्योंकि ए को कहाँ रखें? ए को हम लोग यहाँ रखें कुछ ऐसा, तो कहाँ लिखा है बताओ कि ए इज टॉलर देन सी? यहाँ पर तो ए इज टॉलर देन बी सेटिस्फाई हो रहा है, पर ये भी तो हो सकता है कि सी टॉलर ए टॉलर डी टॉलर बी। ए इज टॉलर देन बी ये भी बात तो सही हो रहा है, और सी डी ए और ये अब डी बी से टॉलर है और
ए बी से टॉलर, ये भी तो सही हो रहा है। तो ए को कहाँ रखें, सी को कहाँ रखें, डी को कहाँ रखें, ये हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसलिए हु इज टॉलेस्ट वी कैन नॉट डिटरमाइन। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। रॉबिन इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ लतीफ। अच्छा भाई, तो देखो रॉबिन जो है लतीफ के लेफ्ट में बैठा हुआ है। तो आते हैं यहाँ पर एक लाइन बनाते हैं, और अगर मान लो इस जगह पर हम लोग इसको लतीफ ले लें, सपोज दिस इज लतीफ, तो लतीफ का ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट में कौन बैठा है, रॉबिन। ठीक है, मोहन इज बिटवीन राकेश एंड लतीफ। अच्छा, राकेश और लतीफ के बीच में मोहन है, यानी लतीफ और राकेश को अगर यहां ले लें, तो इन दोनों के बीच में कौन बैठा है भाई, मोहन जी बैठे हुए हैं। इफ गोविंद इज ऑल्सो टू द लेफ्ट ऑफ रॉबिन, रॉबिन के लेफ्ट में कौन है, गोविंद जी हैं, बैठा दीजिए इनको। हु इज इन द एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम राइट में कौन है, जरा देख के बताओ, ये आपका लेफ्ट है और ये आपका राइट है। तो एक्सट्रीम राइट में कौन है, राकेश बाबू हैं, बिल्कुल है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राकेश, विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस वीडियो में बने रहे, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो लेटर डिजिट के कॉन्सेप्ट्स पर कुछ बातें करेंगे, है ना। लेटर डिजिट किस तरह से इस पर रिलेटेड क्वेश्चन आता है, वो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराइए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। भाग मत कर प्रयास, भाग मत, भाग मत।